नावल कार्बडाइम बकलम राबिया खान किस नंबर 2। वो उसके पीछे बिल्कुल खामोशी से उतर रहा था। उसका दिमाग अपने और चीफ हनीफा के दरमियान हुई गुफ्तगू के दरमियान उलझा हुआ था। इसी असना में उसे एहसास ही ना हो सका कि सलीना की टिक टिक करती हील्स रुक चुकी हैं। वो जीनों पर गायब दिमागी के साथ उतर रहा था कि एकदम गड़बड़ा कर पीछे हुआ। सलीना सामने मौजूद जीनों के कशादा हिस्से में खड़ी हाथ बांधे उसे घूर रही थी। उसे गुनकार कर आस पास देखा। तुमने कल कहा था कि तुम स्टॉकर नहीं हो। वो उससे आंखें छोटी किए घूरते हुए जीने चढ़ रही थी। फिर उससे एक जीने नीचे रुक गई। मैं अपने रास्ते जा रहा था। पीछे आने वाला हमेशा पीछा कर रहा होता है। आंखें अब तक छोटी थीं। रंगा जो लखारी के इनकार पर जट पड़ रही थी अब के कुछ कुछ बहाल हो रही थी। कहीं तो मुझे तन्हा पाकर मुझसे फ़ायदा तो नहीं उठाने वाले थे। ऐसा सोचना भी मत। मैंने कुंफू कराटे कर रखा है। गर्दन उठाकर कहा तो यासिर के अब्रू तअज्जुब से ऊपर को उठे। इसने ऐसा जुमला आज तक नहीं सुना था। कुंफू कराटे? ना सिर्फ ये बल्कि हथियार भी है मेरे पास। अगले ही पल इसने अपने स्याह पर्स से सेब काटने वाली छुरी निकालकर यासिर पर तानी। ये हथियार है, इसे खिलौना नहीं कहते। क्या कमाल संजीदगी से पूछा था उसने। इसका इस्तेमाल इसे खतरनाक बनाता है। आपको इसका इस्तेमाल आता है? क्या तुम पर तजर्बा करके साबित करूं? अब्रू उठाकर पूछा। वह बेजार होने लगा। अगर आप रास्ता देंगी तो मैं अपनी मतलूबा जगह तक पहुंच सकता हूं। पहले ये बताओ कि लिफ्ट छोड़कर तुम सीढ़ियों से क्यों नीचे जा रहे हो? एक मजबूत जवाब दो। चंद पल ठहर कर यासिर ने अपने बाल खुजाए थे। मैं थोड़ा वेट लूज करना चाह रहा था। वो उसके जवाब पर चंद पल के लिए लाजवाब हुई। मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? मैं तुम्हें उठाकर फेंक सकती हूँ इन सीढ़ियों से नीचे। चुबाकर कहा तो यासिर ने एक नाक का दाना सी निगाह उसके सरापे पर डाली थी। स्याह मखमली मैक्सी उसके पैरों तक थी। उसका ऊपरी हिस्सा खुला था। इस खुले हिस्से से उसके कॉलर बोन्स वाजिया तौर पर उभरी हुई नजर आ रही थी। जिसम इस कदर नाजुक था कि देखने पर भी उसकी हड्डियां नजर आया करती थी। ये उसका नहीं, उसके प्रोफेशन का कसूर था। एक्ट्रेसेस और उनके एक्सट्रीम डाइट्स। आप श्योर हैं कि आप मुझे उठाकर फेंक सकती हैं? इसने पूछ ही लिया। उसके ऐसे पूछने पर वो जरा गड़बड़ाई थी। फिर पीछे हुई। हाथ बांधकर गर्दन तिरछी किए उसे देखा। जा सकते हो तुम। रास्ता देकर एहसान जताया गया तो यासिर गहरा सांस भरकर सर हिलाता नीचे उतर गया। फिर लम्हे भर को ठहरा। सीढ़ियाँ महफूज नहीं हैं। यहाँ किसी भी एंगल पर सीसीटीवी मौजूद नहीं है। निचला दरवाज़ा और दाखिली दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो निकलने की कोई जगह नहीं होती। कोई आपका निचले जिनों पर इंतज़ार कर रहा है। आप अदराक नहीं कर सकती। बेहतर यही है कि लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाए। कहकर वो तेज़ी से नीचे उतरा तो सलीना को उसका अचानक से मोहतात अंदाज समझ नहीं आया। छुरी पर्स में रखते हुए वो भी तेज़ी से उसके पीछे उतरी, लेकिन उसकी हाई हील्स में कैद एड़ी बुरी तरह मुड़ी थी। एकदम ही पैर रिपटा और वो औंधे मुंह जीनों पर कलाबाजियां खाती नीचे जा गिरी। वो यकलखती एक जानिब हो गया। उसका सर बुरी तरह दीवार से टकराया था और कमर पर रेलिंग का कोना जोर से लगा था। आह, उसकी करा भी साख्ता थी। यासिर ने लम्हे भर को ठहर कर गहरा सांस लिया, फिर सर नफ़ी में हिलाया। ये लड़की आखिर कोई भी काम ढंग से क्यों नहीं कर सकती थी? क्या तुम हाथ देकर उठाओगे नहीं? इसने आंखों में तकलीफ द हैरत लिए बुत बनकर खड़े यासिर की जानिब देखकर कहा था। इसे चार न चार हाथ उसकी जानिब बढ़ाना ही पड़ा। सलीना ने उसका हाथ थामा और जूं ही मैक्सी की लंबाई समेटकर उठने लगी तो कड़च की आवाज़ से उसे कुछ टूटने की आवाज़ आई। आउच! इन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा था। हील टूट चुकी थी। इसकी महंगी स्याह हील टूट चुकी थी। मेरी हील! इसने खौफजदा होकर अपने पैरों की जानिब देखा था। साथ ही उसने यासिर के कंधे का एक हाथ से सहारा भी ले रखा था। वो इंतहाई गैर आरामदा हुआ। लबों के सीधी लकीर में बंद किए हुए था। मेरी इतनी महंगी हील थी। या अल्लाह, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं हील्स लेने के। वो दरमियान से टूटी हील को हाथ में उठाए रूहानसी हुए कह रही थी। यासिर इस वक्त को कोस रहा था जब वो उसके पीछे जीनों पर आया। बॉडीगार्ड, हील टूट गई है, उसकी जानिब देखकर कहा था। आंखों में आंसू भी थे। वो उसे देखकर हैरान हुआ था। वो रिजेक्शन पर नहीं रोने वाली लड़की थी। वो अपनी हील के टूट जाने पर रोने वाली लड़की थी। मैं भी देख सकता हूँ ये। इसने उसका हाथ नामहसूस तरीके से अपने कंधे से हटाया था। अब मैं क्या करूँगी? तहम्मुल से भी उतर सकती थी आप। मैं यहाँ पर विक्टिम हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा विक्टिम अभी मैं हूँ। इसने जब से गहरा सांस लेकर कहा और जो ही नीचे उतरने लगा तो सलीना ने उसकी बाजू कोहनी से थाम लिया। अब मैं नंगे पैर कैसे जाऊँगी बॉडीगार्ड? एक्ट्रेसेस को और मौका मिल जाएगा मेरे पीछे बातें करने का। देखो ज़रा, पहले तो कार्ड नहीं था ऑफिशियल लिफ्ट का, अब तो जूते भी चले गए। ऐसे कहेंगे सब। स्टाइल हुए बालों का बेड़ा गर्क हो चुका था। हाथ लगने की वजह से आंखों पर लगा स्याह लाइनर फैलकर रुखसार तक आ रहा था। वो जी मुज़क्का खेज लग रही थी।
तो आप फाइनली मान रही हैं कि ऑफिशियल कार ना होने की वजह से आप जीने इस्तेमाल कर रही थी। सेलिना ने चौंक कर खुश होते रंग के साथ यासिर की सुरमई आंखें देखी थी। ये क्या कह दिया उसने? नहीं तो मतलब हाँ, हार मानना पड़ी थी। वो उसके सामने अनजाने में इतराफ़ कर चुकी थी। पब्लिक लिफ्ट खाएगी नहीं आपको, लेकिन लोगों की बातें और नज़रें ज़रूर खा जाएंगी, इसने आहिस्ता से कहा। तो यासिर चुप सा हो गया, फिर उसके नंगे पैरों की जानिब देखा। गार्ड जी, क्या मेरी मदद करोगे? मैं खुदा की कसम आपको आइंदा छुरी नहीं दिखाऊंगी। मुझे तो सिर्फ इससे सेब काटने आते हैं और मैंने कराटे में कुंफू नहीं कर रखा। कुंफू में कराटे नहीं होता, किंगफू कराटे होता है। कुंफू में कराटे नहीं होता, कुंफू कराटे होता है। यासिर ने उस हालत में भी इसी तस्दीक की थी। वो भूखों की तरह उसे चमचमाते स्याह जूतों को देख रही थी। फिर चमकती आंखें लिए मुस्कुराते हुए जूं ही चेहरा उठाकर लब खोले ही थे कि मैं अपने जूते नहीं दूंगा। उसकी बेमरवती से कहने पर उसने मायूसी से लब बंद कर लिए, फिर झुककर दोनों हील्स उठाकर हाथ में थाम ली। गरीब की बददुआ लेकर कभी खुश नहीं रहोगे तुम। वो नंगे पैर नीचे उतरती हुई उसे धमका रही थी। वो हाथ में फाइल थामे खड़ा रहा, फिर उसे आवाज़ दी, रुको। वो फौरन ऊपर आई थी। मुझे पता था तुम मुझे अपने जूते दे दोगे। मतलब शक्ल अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, हरकतें तो अच्छी होंगी ना। मैं तुम्हें अपने जूते नहीं दे रहा, इसने कतियत से कहा। तो नंगे पैर खड़ी सेलिना का दिल किया इस पर लानत भेज दे। फिर रोका क्यों था? वो तिड़की। यहाँ रुको, मैं जूते लेकर आता हूँ। इसी के साथ वो तेज़ी से ज़मीनें फलांगता अगले ही पल आंखों के सामने गायब हुआ था। वो होंकों की तरह उसके गायब हो जाने पर खड़ी रही। क्या ये प्रैंक करके गया है? प्रैंक वाला बंदा लगता तो नहीं है। खैर, इसने गहरा सांस लिया और मोबाइल नज़रों के सामने करती जीनों पर ही बैठ गई। कैंडी क्रश खेलने की आवाज़ जीनों पर ऊपर तक गूंज रही थी। यासिर लिफ्ट में सवार हुआ अंडरग्राउंड फ्लोर पर जा रहा था। चीफ हनीफा के बहुत से जूते और कपड़े यहाँ पर बतौर इमरजेंसी मौजूद थे। इसे किसी भी तरह नज़र बचाकर उनके जूते उड़ाने थे। वो उनके ऑफिस में दाखिल हुआ। हनीफा शायद वॉशरूम में थे। इसने एक मोहतात नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डाली, फिर एक जानिब बने कैबिनेट का दरवाज़ा खोला। अंदर कई जूते रखे थे। वो एक लम्हे के लिए रुक सा गया। अंदर किसी लड़की के जूते भी रखे थे, बिल्कुल नए स्याह हील्स। उसे ना समझी से पलटकर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। इस उम्र में भी? सीरियसली? अगला पल ज़ाया किए बगैर वो झुका और हील्स निकाल ली। फिर तेज़ी से बाहर निकला और लिफ्ट की जानिब बढ़ा। 7 सालों में यासिर आलम को किसी ने हाथ में हील्स लिए भागते हुए नहीं देखा था। लिफ्ट में मौजूद बॉडीगार्ड्स ने उसके हाथ में हील्स देखी तो चौंक से गए। ऑफिसर, ये हील्स? ये मेरी हैं। जी, सब एक साथ बोले थे। इसने आंखें यकलक बंद करके खोली। उफ, मेरा मतलब मेरी मामा की हैं। आपकी मामा की हील्स एजेंसी के अंडरग्राउंड फ्लोर पर क्या कर रही हैं? वो भी बॉडीगार्ड थे। हंसकर पूछा तो उसके कान सुर्ख हो गए। मैं उन्हें बर्थडे पर गिफ्ट करना चाहता था। सबसे ज़्यादा महफूज जगह इस फ्लोर पर मेरा ऑफिस ही था। ओह, हमारी तरफ से भी विश कर दे आंटी को, एक और बॉडीगार्ड बोला तो इसने सर इस बाद में हिलाया। लिफ्ट के ऊपर पहुंचती वो तेज़ी से जीनों की जानिब भागा था। यूवेल और नज़र जो ऑफिस से निकल रहे थे इसे हील्स हाथ में लिए जीनों की जानिब बढ़ते देखकर ठहर से गए, फिर एक दूसरे को देखा। ये गार्ड आजकल किस किस्म का फैशन कर रहे हैं? नज़र के कहने पर यूवेल ने कंधे उचकाए थे। ये लो। फूला सांस बहाल करते हुए उसने हील्स उसके सामने रखी तो वो आंखें खोल कर उठ खड़ी हुई। फिर चेहरा उठाकर उसे देखा। अपनी गर्लफ्रेंड की चुरा कर तो नहीं ले आई कहीं? वो जानना चाहती थी। इससे इंतहाई कुफ्फज़दा सी निकाह उस पर डाली। पब्लिक लिफ्ट इस्तेमाल करना अकेली सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से बेहतर है। वो उसे एक बार फिर नसीहत करने लगा था, लेकिन सेलिना मजाल है जो उसे सुन रही हो। भाड़ में जाए पब्लिक लिफ्ट, मैं सीढ़ियों से बहुत खुश हूँ। अच्छा बताओ, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? इसने ठहर कर चेहरा उठाते हुए पूछा तो यासिर ने बस एक नज़र उसे देखा था। फिर से इस बात में हिलाकर तेज़ी से जीने से उतर गया। अपने पीछे जीनों का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया तो सेलिना डर सी गई। इसे क्या हुआ? हील्स इसे थोड़ी बड़ी थी, लेकिन वो बासानी चल सकती थी। अपना फ़ोन और पर्स हाथ में लिए वो फैले लाइनर और बिखले बालों की परवाह किए बगैर बाहर निकल आई। साथ से गुजरते लोग उसे देखकर मुस्कुराहट दबाते गुजर रहे थे। इसने अपने चेहरे पर हाथ लगाया। क्या कुछ लगा हुआ है इसके मुंह पर? वो तेज़ी से गर्दन झुकाकर अपनी कार की जानिब बढ़ी थी और जो ही बैक मिरर में अपना चेहरा देखा तो धक से रह गई। जाहिल बॉडीगार्ड, बता नहीं सकता था, गधा कहीं का। वो अब स्टीयरिंग व्हील पर सर रखे यासिर को कोसने दे रही थी। कितने लोगों ने उसे ऐसे देखा था। उफ उफ। पिछले दिनों सेलिना मजहर को ग्लैमर एजेंसी के दाखिली हाल में देखा गया था। रिपोर्टर्स के मुस्तकिल सवालात पर भी वो खामोशी से सर झुकाए अपने बॉडीगार्ड के हमरा चली गई। मुख्तलिफ एजेंसीज के माहिर तबसरा निगारों का यही ख्याल था कि सेलिना अपने कम बैक की तैयारी भरपूर अंदाज से करना चाहती है।
लेकिन वो कैपिटल पैसे की कमी के बायस खामोश हैं। तबसरा निगारों के हिसाब से आने वाले दिनों में सलीना मुख्तलिफ कमर्शल्स में भी नजर आ सकती है। वसी से कीमती टीवी लॉन्च में चलते टीवी की आवाज़ पर दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होती मारिया लम्हे भर को ठहर गई। ओवरट बेश कीमत सोफों पर विराजमान वाजिद हसन अफसोस भरी निगाहों से टीवी स्क्रीन को तक रहा था। वो शायद अभी अभी काम से वापस आया था। इसकी ड्रेस शर्ट के ऊपरी बटन आरामदाह से अंदाज में खुले थे और टाई की गिरा ढीली थी। मारिया को लम्हों में अपना वजूद जलता हुआ महसूस हुआ। लेडीज 3 पीस सूट में वर्क हील्स पहने छोटे कटे बालों के साथ वो बावकार लग रही थी। वे खूबसूरत औरत थी, वाजिद के ऐन लायक। दिन कैसा रहा वाजिद? वो मुस्कुरा कर आगे आई तो वाजिद चौंका। वो उसकी मौजूदगी से बेखबर था। फिर थकन ज़्यादा सा मुस्कुरा कर टीवी ऑफ किया। वो मारिया की मौजूदगी में सलीना को नहीं देखना चाहता था। इसने बारहा कहा था कि वो इसे छोड़ चुका था, लेकिन दिल के किसी खाने में आज तक पूरी आबताब के साथ पनाह थी। वैसे ही नॉर्मल वर्क डे था। तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मारिया अपने बाप अकरम अमान के NGOs को रेगुलेट करती फिल्म की डायरेक्टर इंचार्ज थी। इसके अंडर कई बार 100 NGOs और सोशल वर्क काम किया करते थे। अच्छा था। लाड़काना का प्रोजेक्ट हमें मिल चुका है। जल्द ही प्राइमरी एजुकेशन पर काम शुरू करेंगे। फंडिंग्स की बात हुई है, लेकिन कुछ खास इन्वेस्टर्स अभी दिलचस्पी लेते नज़र नहीं आ रहे इस प्रोजेक्ट में। जो ही इस प्रोजेक्ट के जैकपॉट का अंदाज़ा होगा तो लोग खुद ही चले आएंगे। इसने खालिस कारोबारी जुबान में मुद्दा बयान किया तो वाजिद समझकर सर हिलाने लगा। मारिया की ज़ेरे आंखें इसके नुचड़े रंग पर जमी थी। क्या हुआ? तुम ठीक हो? उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसके रुखसार पर रखा तो वाजिद ने नामहसूसन तरीके से उसके हाथ अपने रुखसार से हटाए। हाँ ठीक हूँ। सलीना की वजह से परेशान हो? नरम लहजे में किए गए इस्तफसार पर वो बुरी तरह चौंका था। इतनी बुरी तरह कि मारिया को उसके अंदाज पर हैरत होने लगी। उसे अपने अंदर खालीपन महसूस होने लगा। नहीं, मतलब मेरा उससे क्या ताल्लुक? वह मुश्किल मुस्कुरा कर कहा, लेकिन उसकी रंगत अजीब थी। तुम मुझसे शेयर कर सकते हो वाजिद। उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो वाजिद की पुरकशिश नकूश पर साया सा लहराया। हाँ, परेशान हूँ उसकी वजह से। 1 साल से बहुत क्राइसिस में है वो। पता नहीं काम के बगैर खुद को कैसे मैनेज कर पा रही है वो। और उसकी बात सुनते ही मारिया के अंदर एक आग से जलने लगी। इससे तंग होते सीने के साथ उसका हाथ थपथपाया। तुम बात क्यों नहीं कर लेते उससे? कुछ लम्हों बाद उसने कहा तो वाजिद ने सर नफ़ी में हिलाया। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो मेरी किसी मदद के लिए राज़ी नहीं होगी। क्या मैं बात करूँ उससे? उसने कहा तो वाजिद नरमी से मुस्कुराया, फिर अपना हाथ उसके हाथ से निकाल लिया। मारिया को कभी अपना हाथ इतना खाली महसूस नहीं हुआ था। नहीं, वो हमारा मसला नहीं है। वो उठ खड़ा हुआ, साथ ही सोफे के हत्थे से अपना कोट भी उठा लिया। वो हमारा मसला नहीं है, लेकिन तुम इसे अपना मसला बना रहे हो वाजिद। इसने बहुत ज़ब्त से कहा। वो आगे बढ़ते बढ़ते ठहर सा गया, फिर मुड़कर उसे देखा। मैंने दोबारा उसे कभी अप्रोच नहीं किया मारिया। ये सच था। इसने कभी सलीना की जानिब पलटकर भी नहीं देखा था। मारिया ने ज़ब्त से गुलाबी पड़ती आंखों से उसे देखा और फिर उठकर उसके मुकाबले आ खड़ी हुई। वो वाजिद से छोटी थी। खराबी यहाँ है वाजिद हसन, इसने उसके दिल पर उंगली रखकर कहा था। एक लम्हे को सामने खड़े शख्स के दिल पर ज़ोरदार घुंसा पड़ा। उसकी बीवी उसे लाख छुपाने पर भी उसे जानती थी। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो उसका हाथ हटाकर तेज़ी से बाहर निकल गया। मारिया जाने कब तक लाउंज के वस्त में इस्तादा रही। टांगे जब दर्द करने लगी तो वो आहिस्ते से सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा ऑक्सीजन की कमी के बायस सफ़ेद लग रहा था और रगों में पलती चलती जलन हर लम्हा बढ़ रही थी। उसकी ज़िंदगी में अगर कोई एक शगाफ था तो उसका नाम सलीना मजहर था। वो इस शगाफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती थी। यासिर राज़ी है इस इन्वेस्टिगेशन के लिए? सलमान आबिद ने झूलती कुर्सी पर पीछे होते हुए पूछा। वो एक हद दर्जा बुलंद रैंक के चीफ थे। सामने विराजमान हनीफा ने सर इस बात में हिलाया। कुछ खास जवाब तो नहीं दिया इसने। अभी देखते हैं, अपडेट करने का कहर कर गया है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन हमारे अंडर हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। सलमान ने साथ रखी फाइल्स में एक खोलकर सामने रखी थी। अगर यासिर ने मना कर दिया तो हमारे पास और भी मंजे हुए बॉडीगार्ड हैं। हम सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, अदारे और एक्ट्रेसेस दोनों की। बहरहाल हमारा काम यही है, हिफाजत करना। इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम है भी नहीं। अगर एजेंसी की बात यही रह जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर से पुलिस को इन्वॉल्व करने का मतलब तुम अच्छे से जानते हो। हमारी मुकम्मल साख पर असर पड़ सकता है। वो फाइल खोले वर्गरदानी करते हुए मसरूफ सा कह रहे थे। सलीना के बॉडीगार्ड्स नहीं हैं हनीफा। मैंने सुना है उसके हालात अच्छे नहीं चल रहे। अब के उन्होंने फिक्रमंदी से चेहरा उठाकर पूछा तो हनीफा ने एक गहरा सांस लिया। दिल पर बोझ तो उनके भी था।
जानता हूँ मैं बॉडीगार्ड रखवा कर दे सकता हूँ उसके लिए, लेकिन क्या जवाब पेश करूँगा अपनी इस पर्सनल खिदमत का? मेरे पास जवाब नहीं इसकी ऐसी मदद करने का। उनके लहजे में अजीब बेबसी थी। सलमान ने अफसोस से सर हिलाया। बता क्यों नहीं देते तुम उसे? कब तक यूं दूर से देखते रहोगे उसे? मैंने सारी ज़िंदगी उसके लिए कुछ नहीं किया। अपनी आखिरी उम्र में उसके सामने जाकर अपने अमाल की जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता मैं। सो चीप ना। लेकिन सलमान नहीं मुस्कुरा सके। कुछ शक नहीं कि यासिर के हेड हो तुम। ऐसे ही बातें करता है वो भी। वो बातें करता कब है चीफ? बमुश्किल मुंह से चंद अल्फाज निकाल कर हम पर एहसान करता है। एक से ज़ायद सवाल कर लो तो यूं घूरता है जैसे खा जाएगा। उनके कहने पर सलमान हंस पड़े थे। इसी लम्हे दरवाज़ा खटखटाया गया तो इस तरफ मुतवज्जा हुए। सामने 3 बॉडीगार्ड्स खड़े थे, मखसूस बॉडीगार्ड्स के यूनिफॉर्म में मलबूस, बालों को जल्द से पीछे जमाए। ये सब एक ही टीम का हिस्सा थे। इनकी टीम का नाम टीम बी था। टीम ए का ऑफिस इनसे पहले था। इसी तरतीब के हिसाब से इन्हें नाम दिया गया था। ऐसी कई टीम्स एजेंसी में मुख्तलिफ चीफ इंचार्जेस के अंडर काम कर रही थी। वो किस सेक्टर्स के बॉडीगार्ड थे और एजेंसी में इनका क्या जिम्मेदारियां थी, इन सब पर चेक रखना हनीफा मजहर का काम था और हनीफा मजहर पर चेक रखना सलमान आबिद का काम था। इसी टीम का हिस्सा यासिर भी था। तुम 3 क्यों हो? यासिर कहाँ है? सलमान के पूछने पर वो तीनों आगे बढ़ आए थे। वो अपने हील्स लेकर ऊपर फ्लोर पर गए हैं। इनमें से एक की जुबान फिसली। इसका नाम शेर हसन था। उसके साथ खड़े दोनों बॉडीगार्ड्स के मुकाबले में इसका कद छोटा था और वो अक्सर कदरे घबराया हुआ लगता। इस टीम का सबसे छोटा गार्ड, साफ रंगत और भूरी आंखों वाला। व्हाट? उसके जवाब पर हनीफा के मुंह से बेख्तियार निकला था। शेर के साथ सीना तान कर खड़े जार की हंसी बेसाख्ता थी। इसे हर दफ़ा कहा जाता है इतना ज़्यादा सीना तान कर मत खड़े हुआ करो, लेकिन वो जार ही क्या जो किसी काम में मुबालगा राय से काम न ले। उसका कद हसन से लंबा था, रंगत गंदमी और आंखें गहरी स्याह थी। वो एक पुरकशिश दिखने वाला मर्द था। मतलब वो उनकी मामा की हील्स थीं, उनकी बर्थडे का गिफ्ट था, वही लेकर गए हैं ऑफिसर। क्या बकवास कर रहे हो शेर? हनीफा ने उसके मजाक पर उसे घिरका था। उसकी माँ की हील्स यहाँ क्या कर रही थी? उसका कहना था कि घर में उसके पास हील्स छुपाने की कोई जगह नहीं थी। अब के बोलने वाला साहर था, मजबूत जबड़े, टैन हुई रंगत और कसरती जिस्म वाला साहिर। उसकी ठान से उसकी टफ रूटीन का अंदाजा होता था। वो बहुत कम बोलता था, ज़्यादातर खामोश ही रहता। मुस्कुराना तो बिल्कुल भी नहीं आता था उसे। जाने वो सारा साल सीधे जबड़े के साथ कैसे गुजारा करता आया। साहिर, जार और यासिर हम उम्र थे, इसलिए आपस में आरामदा होकर गुफ्तगू किया करते थे। शेर नया था। वो इनसे तुमसे बात नहीं किया करता था। वो इनसे तुमसे बात नहीं किया करता था। वो 3 हैंडसम गार्ड्स थे और इनका सुप्रीम हैंडसम पार्ट माँ की हील्स लिए ऊपर फ्लोर पर मौजूद था। उसने कहा कि उसके पास घर में हील्स छुपाने की जगह नहीं थी और तुम लोगों ने यकीन कर लिया। हनीफा ने इंतहाई सुकून से हाथ बांधकर इन 3 गधों की जानिब देखा था। सलमान ने वो मुश्किल मुस्कुराहट दबाई। हमें पता है वो झूठ बोल रहा है। जार की ज़हीन आंखें चमकी थी। यकीनन किसी एक्ट्रेस को हील्स की ज़रूरत होगी और प्राइवेसी के ख्याल से यासिर ने झूठ बोला होगा। वो भी जानता है कि हमने उसके झूठ पर यकीन नहीं किया है, लेकिन हमने उसे ऐसे एक्ट किया कि जैसे उसके अलावा कुछ सच नहीं है। माँ की हील्स हैं तो हैं, अब कौन सी माँ की हील्स हैं ये तो अल्लाह ही जानता है। सलमान हंस पड़े और हनीफा उसकी साफ गोई से महफूज हुए थे। ये बात यासिर के सामने करके दिखाओ तो मानूं, हाथ बांधकर मजाक उड़ाते अंदाज में कहा तो जार ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कह रहा हो ये तो कोई मसला ही नहीं। मैं ये उसके सामने भी कह सकता हूँ सर। कहने के बाद 2-3 दिन तक आप कुछ कहने के काबिल नजर नहीं आएंगे जार भाई। हसन ने समझकर मासूमियत से कहा तो उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। यासिर के वायलेंस से कौन वाकिफ नहीं था, बकौल साहर के। उसका दिमाग खराब होते देर नहीं लगती थी। हनीफा और सलमान ने एक साथ चेहरों पर उभरती मुस्कुराहट रोकी थी। जार ने हसन को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो बेटा तू बाहर बच, तुम चुप रहो। आप भी चुप रहें। वो दोनों सरगोशी में एक दूसरे से लड़ रहे थे, जबकि साहर इनके साथ बिल्कुल संजीदगी से खड़ा था। यासिर कुछ अरसे तक एक सिंगल केस पर काम करेगा। केस के हवाले से ब्रीफ कर दिया है मैंने उसे। कुछ दिनों तक जवाब देगा वो मुझे। तुम दोनों तो इस केस में ऑफिशियली काम नहीं कर सकते। इनका इशारा जार और हसन की जानिब था। वो दोनों उमेरा जहाद के बॉडीगार्ड्स थे, क्योंकि उमेरा जहाद का वर्ल्ड टूर मुतवक्का है अगले दिनों में। हो सकता है तुम दोनों को बाकी गार्ड्स के साथ सिक्योरिटी के हिसाब से जाना पड़े। ऐसे में सिर्फ साहिर मदद कर सकता है उसकी। अगर उसे मदद दरकार हो तो देख लेना तुम तीनों, खासकर तुम साहिर। इन्होंने आखिर में संजीदगी से उसकी जानिब इशारा करके कहा तो साहिर ने इस बात में सर हिलाया था। फिर वो तीनों चीफ के ऑफिस से पलट गए। क्या केस होगा? बाहर निकलते ही शेर ने पूछा तो जार ने कंधे उचकाए। इन्होंने हमें केस की नोयत नहीं बताई, शायद बहुत कॉन्फिडेंशियल हो। 1-on-1 काम करने वाला
ऐसे केसेस में वन मैन इन्वेस्टिगेशन होती है, टीम्स तहकीकात नहीं किया करती। लेकिन अकेले इंसान के लिए मुश्किल नहीं होता होगा केस हैंडल करना? साथ चलते हसन ने पूछा तो ज़ार ने इस बात में सर हिलाया। केस पेचीदा नहीं होता ज़्यादा, या फिर वो इंसान इस काबिल होता है कि केस को अकेले हैंडल कर सके। हसन ने समझकर सर हिलाया। उसके लिए बहुत सी इस्लाहात अब भी नहीं थी, और ऐसा भी होता है कि चीफ इस केस के हवाले से किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। खामोशी से साथ चलते साहर ने पहली दफ़ा कहा तो वो दोनों ही सर हिलाने लगे। साहर इनसे तजर्बे में कहीं ज़्यादा था। वो और यासिर दोनों एक साथ ही इस एजेंसी में अपॉइंट हुए थे, जबकि ज़ार और हसन बाद में इनकी टीम का हिस्सा बने। यासिर अकेला नहीं है, हम हर मुमकिन मदद करेंगे उसकी। कुछ पल बाद ज़ार ने कहा था। वो इस ग्रुप का ब्रेन था, दी इंटेलिजेंट वन। साहिर खामोश रहकर ठंडे दिमाग से काम करने वाला आदमी था। उसका जिस्म इन चारों में खासा कसरती था। इसे वर्कआउट करने का बेहद शौक था। वो अपने फारिग औकात में जिम ही पाया जाता था। शेर छोटा और मासूम था, लेकिन अपने काम से लगाव इसे इन चारों जितना ही था। आने वाले वक्तों में वो एक अहम रुकन बनने वाला था। और सबसे आखिर में यासिर था, कम गो, संजीदा, ज़ेरक और बहुत लिया दिया सा। बकौल ज़ार के उसके चेहरे पर लिखा होता था, मुझसे बात मत करो। वो एक जानिब बने अपने कैबन्स की जानिब बढ़ गए। तुम आज शाम अफरा के निकाह में शिरकत नहीं कर रही हो सलीन। मुझे तुम्हारे बाप के घराने से शदीद नफरत है। मैं उनकी शक्लें तक नहीं देखना चाहती, इसलिए तुम भी वहाँ नहीं जाओगी। अभी वो नहा कर ही निकली थी कि माँ को लाउंज के सोफे पर विराजमान देख यकलक थी सीधी हुई। अफरा उसके ताया का बेटा था। इस पूरी दुनिया में मेरे पास आपके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है माँ। वो लोग जैसा भी सलूक करे हमारे साथ, लेकिन वो है तो हमारे रिश्तेदार ना। रिश्तेदारों को माफ़ किया जा सकता है। प्लीज़ मुझे मेरे रिश्ते बचाने दें। इसे अगर किसी चीज़ से इस दुनिया में नफरत थी तो वो था कतई ताल्लुक़ करना, रिश्ते तोड़ना। जो दिल रिश्ते तोड़ने के लिए दरकार था वो इस दिल से खाली था। इसके पास वो दिल नहीं था जो कतई रहमी कर सकता हो। शगुफ्ता ने इंतहाई कड़वी निगाह उस पर डाली थी। वो तुम्हारे सुतेले रिश्तेदार हैं बेवकूफ़ लड़की, नफरत करते हैं तुमसे, मुझसे। तुम्हें सिर्फ जलील करने के लिए बुला रहे हैं वो लोग। सगे हो या सुतेले, रिश्ते तो हैं ना। मेरे पास इन रिश्तों को गंवाने का कोई जवाज़ नहीं। इसने कहा तो आवाज़ आखिर में लर्जा सी गई। अंदर कहीं वो जानती थी कि शगुफ्ता दुरुस्त थी। वो इसे पसंद नहीं करते थे। वो मजहबी लोग थे, नेक और मुत्तकी। परहेजगारों की सिर्फ में इस जैसे अदाकारा की कोई जगह नहीं थी। तुम्हें खुद शौक है अपने दिल को छलनी करने का, जाओ शौक से जाओ, लेकिन जब वो तुम्हारा दिल तोड़ दें तो मेरे पास रोती हुई मत आना। मैं तब तक तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। वो फनकार कर यकलक थी उठी और तीसरे दाखिली दरवाज़ा पार कर निकलती चली गई। शाम की इस्पहर अपार्टमेंट मध्यम रोशनियों से रोशन था। वो उदास आंखें लिए दरमियान में ही खड़ी रह गई, फिर दान जमाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। शगुफ्ता की किसी बात पर उसने ध्यान नहीं दिया था। सुर्ख रेशमी लिबास पर चमचम करते सफ़ेद सितारों का कामदार जोड़ा पहने वो खामोशी से अपने बालों को संवार रही थी। इस लंबी कमीज़ और चूड़ीदार पजामे के साथ कामदार दुपट्टा भी था, दुपट्टा जो वो अक्सर नहीं लिया करती थी। शहद रंग बालों को खुला छोड़े, चेहरे को मुनासिब मेकअप से सजाकर वो अपने कमरे से बाहर निकल आई। जूतों का दराज खोलकर दरवाज़ा खोलकर झुकी तो बाल लहराकर आगे को आ गिरे। वो लम्हे भर को ठहर गई। उसकी सुर्ख मखमली हील्स के साथ बॉडीगार्ड की दी गई हील्स भी रखी हुई थी। अगले ही पल उसने सर झटककर सुर्ख हील्स निकाली और बेड पर बैठकर उसकी नाजुक स्ट्रिप्स बांधने लगी। जिनके घर वो निकाह की दावत पर जा रही थी वो वक्तन उसके सतीले रिश्तेदार थे। उसकी माँ ने अपने पहले शौहर से तलाक ले ली थी। वो उसकी कम मायासी तनख्वाह पर गुजारा नहीं कर सकती थी। फिर वो एक बार में जॉब करती रही। सलीना तब महज 6 साल की थी। उसकी माँ अगले कई साल में बार होस्टेस के अहदे पर फाइज रही। इन्हीं दिनों में अपने दूसरे शौहर से मिली थी। वो बार में सिर्फ और सिर्फ शगुफ्ता के लिए आया करते थे। शगुफ्ता अपनी ज़िंदगी से खुश थी, लेकिन अपने लिए एक अमीर घराने के बेटे को मोहब्बत में पागल देख वो मज़ीद इसे टाल नहीं सकी। इसका सुतेला बाप एक शरीफ और नफ्स शख्स था। इसे शगुफ्ता से निकाह करके इज्जत से अपने घर ले जाना था। यहाँ तक कि इसे सलीना के वजूद से भी कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर जो सोचा वैसा ना हो सका। इसने अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद किया और लिफ्ट की जानिब बढ़ आई। कार पार्किंग एरिया में आगे बढ़ते हुए लम्हे भर के लिए उसे कुछ महसूस हुआ। वह ठहर सी गई, फिर पलटकर खौफजदा निगाहों से अपने पीछे देखा। मगरिब बीत चुकी थी। पार्किंग एरिया खासा सुनसान हो रहा था। घबराकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर आ बैठी। अगले ही पल वह सड़क पर सोचों में गुमसुम सी ड्राइविंग कर रही थी। उसकी माँ और एहसन अली ने शादी कर ली। वो इन दोनों को इज्जत की चादर उड़ाकर अपने घर ले आए, लेकिन उनके घर वाले बार होस्टेस और उसके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सके। वो अपनी कीमती स्पोत को इन 2 जिंदगियों के साथ जिल्लत से 2 चार होता हुआ नहीं देख सकते थे। एहसन अली 3 भाई थे, मुराद अली और शहीर अली। दोनों उसके ताया थे, वही जिन्हें वो एक आंख नहीं भाई थी। किस्मत ने साथ नहीं दिया और एहसन की अचानक मौत इन दोनों पर आसमान गिरा दिया। वो इस घर में नौकरानी किसी हैसियत की ज़िंदगी गुजारने लगे। इसने वह मुश्किल धक्कों से 2nd ईयर क्लियर किया और फिर अपनी ज़िंदगी के लिए निकल पड़ी।
नज़र अमजद उसका पहला मददगार था। इसके ज़रिए इसे एक ड्रामे में एक छोटा सा रोल मिल गया। वो खूबसूरत थी, पेट खाली और अजियतनाक महरूमी के बाद वे सोफर को ठुकराने की जसारत नहीं कर सकती थी। इसे टीवी स्क्रीन पर देखकर घर में एक तूफान बरपा हुआ। वो उनके भाई की सुतेली बेटी थी। वो मानते या ना मानते, लेकिन दुनिया मानती थी। लोगों ने इनसे तरह तरह के सवालात किए तो वो जवाब नहीं दे सके। फिर रद्द अमल ये निकला कि शहीद ने भरे घर में इसे सबके सामने मारा। इसे याद था वो इस वक्त बहुत कमज़ोर थी, इनके थप्पड़ से ज़मीन पर जा गिरी थी, लेकिन इसने उफ तक नहीं कहा। घर वालों ने दोनों माँ बेटी से बाइकाट कर लिया। कुछ अरसे तक वे इन्हें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर जब सलीना को एक बड़े ड्रामे में काम की ऑफ़र आई तो इसने वो ऑफ़र कबूल कर ली। तब वो रात उसकी इस घर में आखिरी रात साबित हुई थी। इन्हें घर बदर कर दिया गया। वो अपनी माँ के साथ नज़र की चौखट तक आई थी। ड्रामा कामयाब हुआ तो इसने अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। कई साल गुजर गए और उसका नाम सफ़े अव्वल की एक्ट्रेसेस में आने लगा। उसके हालात अच्छे हो गए। वो अपनी माँ और अपना पेट पालने के काबिल हो गई। इन्हीं दिनों इसके सौतेले रिश्तेदारों ने इससे रब्ता करके इसे अपने पास आने की दावत दी, तो वह शगुफ्ता की तनबी पर भी इनको इनकार न कर सकी। वो रिश्तों को कभी इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन वक्त गवाह था। जब भी दोबारा वो इस घर में बुलाई गई, जिल्लत के लिए बुलाई गई थी। शहीर और मुराद दोनों खासे सख्त मजहबी थे। वो इसे नापसंद करते थे, लेकिन उमर इसे हमेशा बुला लिया करता। उमर इस घर में इसका खैर खमा था। ड्राइव करते हुए वो फिर इसी जगह जा रही थी, इसी जगह जहाँ से हमेशा तकलीफ मिला करती थी। हमेशा की तरह इस उम्मीद पर कि शायद अब कुछ बदल गया हो, शायद अब दिलों में रहम आ गया हो। जो अल्लाह के करीब हो उनके दिल तो नरम होते हैं ना। फिर उसके सौतेले रिश्तेदार के दिल उसके लिए इतने सख्त क्यों थे भला? वो ज़्यादा मजहब को नहीं जानती थी, लेकिन जाने क्यों वो मजहबी लोगों से अच्छी उम्मीद रखा करती थी। ऐसे लोग उम्मीद दिया करते थे और उसे नाउम्मीद होने से नफरत थी। सड़क पर बढ़ती कार दरमियानी रफ्तार से चल रही थी और वह ड्राइव करती गहरी सोचों में गुम थी। अगले कई लम्हे वो अपने बाप के घर के छत तले मौजूद थी। वसी अरीज बंगला एक शान से सर उठाए खड़ा था। सब्जा जार पर बरकी कमकमे लगे थे। इन सब्जी कमकमों तले वो सुर्ख लिबास में दमक रही थी। अफरा और उज़ैर मुराद के बेटे थे, जबकि माजबी और उमर शहीद के बच्चे थे। वो एक छोटा सा खुशहाल घराना था जो इस वक्त खूबसूरत बंगले में रहा करता था। रिश्तेदारों ने इसे सब्जा जार पर बैठा देखा तो रुख फेर लिया। ड्रग्स वाले केस के बाद तो इनके लिए और नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। इसने भारी दिल के साथ बालों को कान के पीछे अरसा और फिर वहां से उठाई। लाउंज में मेहमानों की बेहतात थी। निकाह सादगी से किया जा रहा था और मेहंदी जैसी रस्मात से परहेज किया जा रहा था। इज्जतदार घरानों की निशानी। काश वो भी इतनी ही इज्जत से किसी की जिंदगी में दाखिल हो सके। जुबैदा और रहमा ताई ने उसे दाखिली दरवाजे में खड़े देखा तो नफरत से चेहरा फेर लिया। रहमा के 1000 दफ़ा मना करने पर भी उमर ने सलीना को दावत दे दी थी। सोफे पर विराजमान मेहमान उसे गर्दनें मोड़ मोड़ कर देख रहे थे। उसके रुखसार गुलाबी हुए और मुश्किल मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ आई। सलाम किया तो दबी दबी सी आवाज़ में बहुत मायूस सा वालेकुम अस्सलाम मसूल हुआ। उसने एक जानिब रखा खाली सोफ़ा देखा, फिर वहाँ बढ़ गई। मेहमानों के दरमियान कोई भी उसे अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं था। वो फिर भी मुस्कुराती रही। यकायक किसी की आवाज़ देने पर इसने गर्दन फेर कर देखा तो लम्हे भर के लिए सारी उदासी अनका हो गई। सामने उमर खड़ा था, इस घर में वाहिद इंसान जो सलीना को इंसान समझता था। वो 24 साल नौजवान था, वजी और दराज कद, स्याह बाल और स्याह आंखें बहुत मोहब्बत से सलीना को तक रही थी। फिर वो आगे बढ़ाया। कैसी हैं आप एक्ट्रेस साहिबा? वो बेतकल्लुफ़ी से कहता उसके साथ आ बैठा। सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? कहाँ हो इतने दिनों से? वो एक उमर के आ जाने पर बहुत खुश हुई थी। उमर उससे उम्र में 3 साल छोटा था, लेकिन उसके दरमियान बेतकल्लुफ़ी बहुत इज्जत वाली थी। अलबत्ता रहमा ताई को अपने बेटे की इस बेतकल्लुफ़ी एक आँख नहीं भाया करती थी। यही था, बाबा के साथ बिजनेस में हाथ बटा रहा हूँ, ऑफिस जाता हूँ, आपको बहुत मिस करता हूँ। परसों आपको टीवी पर देखा था, बहुत खुशी हुई। फिर कब आ रहा है आपका ड्रामा? इसने पूछा तो सलीना ने कंधे झुका कर देखा। कोई काम नहीं करना चाहता मेरे साथ? उसका जवाब सुनकर वो लम्हे भर को चुप सा हो गया। फिर आंखों में ढेरों गुस्सा लिए बोला, सब बेवकूफ़ हैं, उन्हें आपकी वर्थ नहीं पता। जिस दिन पता चल गई कोई आपको इनकार करने की जसारत नहीं करेगा। उसे अपने लिए एहसास होता देख उसका दिल मोहब्बत से भर गया। कोई तो था जो उसकी परवाह किया करता था, उससे मुस्कुरा कर देखता था। बस यंग मैन, इतना जज्बाती नहीं होते। तुम्हारी मामा ने तुम्हें मेरे साथ बैठा देख लिया ना तो खैर नहीं होगी तुम्हारी। उसने मुस्कुराहट दबाकर उसे छेड़ा तो हंस पड़ा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आपको या मुझे कोई नहीं कह सकता। अब आपको या मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। सलीना मुस्कुरा दी, लेकिन वो उसे ये नहीं बता सकी कि लोग जुमले कसने कभी नहीं छोड़ा करते। लोग दिल तोड़ने का काम हमेशा अच्छे से किया करते थे। कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां आई हुई हैं आज, देखो ज़रा। उसने उसे भी छेड़ा तो उसे आंखें छोटी किए देखने लगा।
आपसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं लग रही यहाँ। वो उसके कहने पर चौंकी थी, फिर गहरा सांस लेकर उसके कंधे पर धप रसीद की। ताई तुम्हें मार देंगी, ऐसी बात सोचना भी मत। शादी करूँगा तो कोई कुछ नहीं कह सकेगा। लोग शादी के बाद भी नहीं बख्शते। मैं जिंदा मिसाल हूँ तुम्हारे सामने। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि राइमा ताई एकदम दंदनाती हुई आगे बढ़ी और उमर को बाजू से घसीट कर उठाया। उनके इस जारहाना हरकत पर एकदम ही लाउंज में विराजमान खवातीन दिलचस्पी से उनकी जानिब देखने लगी थी। उमर और सलीना भी रहमा के ऐसे रद्दमल पर हैरान रह गए। मामा क्या कर रही हैं आप? उमर ने एहतजाजन कहा, लेकिन रहमा उसे सुन नहीं रही थी। वो उंगली उठाए सलीना को तनबी कर रही थी। मेरे बेटे से दूर हो तुम, कुछ और नहीं तो कम से कम उम्र का फ़र्क ही लिहाज कर लो। इसका रंग एकदम सफ़ेद हुआ। उमर ने बेयकीनी से अपनी माँ की जानिब देखा। मामा फॉर गॉड सेक, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने ही दावत दी है ना इसे यहाँ, ये जानते हुए भी कि ये लड़की ऐसी शरीफ दावतों के लायक नहीं है। इसे ऐसी महफिलें ज़ेब नहीं दिया करती, और जैसी महफिलें से ज़ेब देती हैं हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हलक में एकदम ही बहुत कांटे उभर आए। इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्फाज ने साथ नहीं दिया। मेहमानों की नज़रें, बरकी कमकमों की आंखों को चुंधियाती हुई रोशनी, अपना सफ़ेद पर्दा रंग, सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। मामा खुदा के लिए, हमेशा की बेइज्जती भी याद नहीं रहती इस लड़की को। अगर उमर तुम्हें इंसानियत के नाते दावत दे देता है तो कम से कम अपनी गैरत का ही ख्याल कर लिया करो। हमेशा भी शर्मों की तरह मुंह उठाकर यहाँ आना ज़रूरी नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि कुछ जगहों पर दावतें देना ज़रूरी होता है, ना चाहते हुए भी, मगर वो लोगों को बुलाना पड़ता है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि अपनी और आगे वालों की मुश्किल आसान करके ना ही आए। ऐसी बदमज़गी से तो बच जाएगा सब कुछ। शहद रंग आंखों में बहुत से आंसू चमक रहे थे, लेकिन रुखसार खुश्क रहे। वो आंसू आंखों के अंदर ही रखने की आदत थी। उसके आंसू बाहर नहीं गिरा करते थे। मामा आप ये क्या कह रही हैं? चले यहाँ से। सलीन बात सुने सलीना। वो सलीना को बाहर की जानिब भागते हुए देख उसे आवाज़ें देता उसके पीछे गया था। वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। कई मुराद से पलटकर देख रहे थे। सब्जाजार पर सुर्ख हील्स में भागती लड़की का दिल एक बार फिर जख्मी कर दिया गया। उमर उसके पीछे उसे आवाज़ें देता भाग रहा था। सलीना कहाँ जा रही हैं आप? उसने उसे कोहनी से थाम कर रोका तो वह ठहर गई। उसकी जाने मुड़ने की हिम्मत नहीं थी उसके अंदर। उसके सामने आया, उसका चेहरा ऊंचा करके उसे देखा। उसकी आंखें गुलाबी थी। उमर को तकलीफ हुई। आई एम सॉरी सलीन, रियली सॉरी। इसने नम आंखों से मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ, नहीं तो ताई बिला वजह ताया से शिकायत करेंगी और फिर वो वायलेंस पर उतर आएंगे। कोई पूछे तो मुझे डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी मेरी वजह से मुश्किल मत बनाओ, इसने कहा। फिर उसके साथ से निकल आई। कार में बैठकर उसने जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाने ही में आफियत जानी। उमर अब तक बेबसी से उसे जाते हुए देख रहा था। सलीना की ज़िंदगी में मौजूद हर मर्द मजबूर था। पहले वाजिद हसन, फिर नज़र अमजद और यूवेल, और अब उमर। इसने तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ाई और मरकज़ी शहरा पर निकल आई। एजेंसी की बत्तियां हत्तल इम्कान रात के पहर बंद थी। सारी टीम्स अपना अपना काम समेटकर घरों को जा चुकी। उसकी टीम भी जा चुकी थी। एंटरटेनमेंट एजेंसी के निचले फ्लोर पर वो अपने कैबिन में तन्हा बैठा लैपटॉप निगाहों के सामने खोले हुए था। अंधेरे में लैपटॉप की रोशनी स्क्रीन को चेहरे को रोशन कर रही थी। अपने स्याह कोट उतारकर कुर्सी के पिछले हिस्से में डाले वो आस्तीने कोनियों तक बराबर मोड़े हुए था। टाई की गिरा ढीली थी और वो बार बार एक ही वीडियो क्लिप पीछे करके देख रहा था। ये वो फुटेज थी जो हनीफा ने उसे दी थी, सलीना को स्टॉक करते फॉर्मर मिलिटेंट की। इसने वीडियो एक बार फिर रिवाइंड की। मुकम्मल स्याह लिबास से ढका वो स्टॉकर बिल्कुल खामोशी से एक कार के पीछे से निकल कर आया। बिल्कुल किसी साए की तरह खामोश अंदाज था उसका। इसने वीडियो रोक कर रखी थी। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारी एजेंसी में कुछ गड़बड़ चल रही है। कोई हमारे दरमियान बहुत खामोशी से मौजूद है। हनीफा की बात उसके कानों में गूंजी थी। वो अपनी कुर्सी पर पीछे हो बैठा, फिर गूगल का टैब खोलकर उसके चौखटे में कुछ लिखने लगा। मारिया हसन। सर्च में मारिया हसन की तस्वीर, वाजिद हसन से मुतल्लिक मुख्तलिफ आर्टिकल्स और वाजिद के ससुर की सियासी कंपेन से मुतल्लिक टॉक शोज़, मशहूर तबसरा निगारों के कालम लिखे नजर आ रहे थे। हर कोई फॉर्मर मिलिटेंट्स को हायर नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए सियासी पावर को होना बहुत ज़रूरी है। मारिया हसन तहकीक करने पर एक अदना सी NGO को रेगुलेट करती डायरेक्टर के तौर पर उभर रही थी। इसने कई आर्टिकल्स को खोलकर पढ़ा। वो एक पढ़ी लिखी और खासी बारसो खतून थी, लेकिन फॉर्मर मिलिटेंट ही क्यों? ये काम तो बहुत से आम स्टॉकर भी कर सकते थे। स्क्रीन पर उभरी मारिया की मुस्कुराती तस्वीर को बिल्कुल खामोशी से देखते हुए कुछ सोच रहा था। कुछ देर मजीद सर्च करने के बाद वो अपनी जगह से उठ आया। वो एक छोटी सी क्लिप और इंटरनेट पर मौजूद चंद रिसर्चेस के बाद मजीद क्या पता चल सकता था। अभी वो अपनी कुर्सी से उठा ही था कि एकदम कुछ खड़कने की आवाज़ पर ठहर गया। बिल्कुल आहिस्ते से चेहरा फेर कर दरवाजे की जानिब देखा।
राहदारी की बत्ती जल रही थी। अपना कोट उठाता बाहर आ गया। उसके कदमों की आवाज़ नहीं आई थी। बाहर निकलकर एक तायराना निगाह गुल होती बत्तियों तले मौजूद अंधेरे में डूबे कैबन्स पर डाली। कोई भी मौजूद नहीं था। इसने आहिस्ते से हाथ बढ़ाकर राहदारी की बत्ती भी बंद कर दी। अब वो मुकम्मल अंधेरे में घिरा खड़ा था। अगर शक हो तो पैनिक नहीं होना, खामोश रह के बत्तियाँ बंद करनी हैं। जो मौजूद होगा वो अंधेरे के बायस हिलने की कोशिश करेगा। तब तुम आवाज़ सुनना, कदमों की, सांस लेने की। क्या तुम जानते हो यासिर, इंसानी सांस लेने की आवाज़ बहुत दिलचस्प होती है। किसी के कहे गए जुमले उसकी समात में गूंजे थे। अगले ही पल उसे तेज से सांस लेने की आवाज़ महसूस हुई, यूं गोया कोई अंधेरे में दाखिली दरवाजे की जानिब भाग रहा हो। वो बिजली की तेज से आगे बढ़ा और आगे वाले ने दरवाजे के नौ पर हाथ रखा ही था कि यासिर ने ठंडी उंगलियों से उसकी गुद्दी को दबोच लिया। आगे वाले की दबी दबी सी चीख सुनी थी। इसने यह आवाज़ कहीं सुन रखी थी, सलीना से बात करती आवाज़, यूविल। अगले ही पल उसने करीब में हाथ मारकर लाइट जलाई तो यूविल का खौफजदा चेहरा सामने आया। वो सरता पैर कपकपाहट का शिकार था। इसने उसे गिरेबान से थामकर दीवार से लगाया। तुम इस वक्त अंडरग्राउंड फ्लोर पर क्या कर रहे हो? यहाँ दाखिले का कार्ड कहाँ से मिला? सुरमई आंखों में अंधेरे में स्याह महसूस हो रही थी। सुरमई आंखें अंधेरे में स्याह महसूस हो रही थी। आवाज़ भारी और ठहरी हुई थी। चेहरा ठंडा था। मैं नज़र सर के कहने पर आया था यहाँ सलीना को ऑफिशियल कार्ड उठाने। इसने इसका गिरेबान छोड़ दिया, फिर 2 कदम पीछे हटा। तुम जानते हो ये सच नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। नज़र सर ने मुझे भेजा था। वो ऊपर फ्लोर में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी ज़ुबान बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। यासिर ने उसे गिरेबान से दबोच कर घसीटा और लिफ्ट में लिए सवार हुआ। एक हाथ से उसने गिरेबान पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से कोट थाम रखा था। ऊपर मौजूद फ्लोर पर नज़र अमजद वाकई यूविल का इंतज़ार कर रहा था। नज़र ने पसीने में शराबूर यूविल को यासिर के हाथ तले कपकपाते देखा तो यकदम ही आगे बढ़ाया। एक झटके से उसे यासिर की गिरफ्त से आज़ाद करवाया। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? वो इस पर चिल्लाया था। यूविल अब नज़र के पीछे खड़ा उसे खौफजदा निगाहों से तक रहा था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आपने नीचे फ्लोर में भेजा था सलीना का ऑफिशियल कार्ड लेने? इसने धीमे लहजे में पूछा तो नज़र ने मशकूक अंदाज से उसे देखकर सर हिलाया। ये इदारे की सिक्योरिटी की बात है। आप किसी फॉरेन सब्जेक्ट को यूं हसास सिस्टम में नहीं भेज सकते। ये इंडस्ट्री मेरे अंडर काम करती है। मैं डायरेक्टर हूँ इसका, इसलिए तुम अपनी बकवास बंद रखो। एक आम बॉडीगार्ड की हैसियत नहीं है डायरेक्टर को डिक्टेट करने की। नज़र ने संजीदगी से कहा तो यूविल ने चौंक कर उसके सर्द अंदाज को देखा। नज़र ऐसे तो बात नहीं किया करता था। आप इस पूरी ग्लैमर एजेंसी के डायरेक्टर नहीं हैं। आप इस एजेंसी में काम करते एक अदना से डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। अदारे की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अपनी हैसियत को देखें तो वो भी इस काबिल नहीं कि किसी अदना से गार्ड को डिक्टेट कर सके। सुबह तक आपको अपने ऑफिस में चार्ज फाइन असाइन कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी को रिस्क पर रखने की वजह से फ़ाइन की भरपाई करेंगे आप। इसने बिना किसी लचक के कहा और जूं ही पलटने लगा तो नज़र की चौंकी हुई आवाज़ पर ठहर गया। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? और कैसा फ़ाइन? कौन फाइल करेगा मेरे खिलाफ शिकायत? इसने एक नज़र उठाकर उसे देखा था। मैं। शब बखैर कहकर वो मुड़ा और फिर तेज से जीनों की जानिब बढ़ गया। उसके जवाब पर लम्हे भर को साकत रह गए थे। ये अहमक इंसान, क्या कहा इसने मुझे? हाँ, देख लूँगा मैं इसे। वो बुलंद आवाज़ बोल रहा था। यूविल उसको वो मुश्किल घसीट कर अब लिफ्ट की जानिब ले जा रहा था। नज़र अमजद को आज तक किसी ने ऐसे गुस्सा नहीं दिलाया था। यासिर अपनी गाड़ी में सफ़र करता अब शहरी हदूद से बाहर निकलता जा रहा था। इसका कोट फ्रंट सीट पर साथ ही रखा था। वो रात के अंधेरे में ड्राइव कर रहा था। उसका शहर में अपार्टमेंट मौजूद था, लेकिन वो वहाँ बहुत कम रहा करता था क्योंकि गांव में उसके दादा तन्हा हुआ करते थे। दादी के इंतकाल के बाद खासे अकेले हो गए थे। इसने बारहा उन्हें अपने साथ शहर चलने को कहा, लेकिन वो अपने घर को छोड़ने पर राजी नहीं थे। इसने भी कहना छोड़ दिया, लेकिन वो दादा को ज़्यादा दिनों तक अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो हफ्ते के कई दिन उनके पास रहने चाहता। कार घास के किते पर पार करके वो उतरा, फिर आहिस्ते से घर में दाखिल हुआ। दादा यकीनन रात के इस पहर सो रहे होंगे। इसने अभी दाखिल दरवाजे पर कदम रखा ही था कि किसी ने लाउंज की बत्तियां रोशन कर दी। वो गड़बड़ाया। दादा टांग पर टांग जमाए सोफे पर विराजमान उसे देख रहे थे, फिर उठकर उसके पास चले आए। इसने वो मुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की थी, फिर हाथ उठाकर उन्हें हल्का सा हाय भी कहा। किसके साथ थे अब तक? जी, इतनी रात बाद आ रहे हो, यकीनन किसी के साथ तो होगे ना? मैं अपने साथ था। ये अपने साथ तो रहने की उम्र नहीं है। क्या सलीना के साथ थे? वो जुखलुक थी बग से उड़ा था। आंखें फैलाकर उन्हें देखा। क्या कहा आपने? सलीना मजहर, तुम बॉडीगार्ड हो ना उसके? टीवी पर देखा था मैंने। ओह, उसने गहरा सांस लिया। उफ दादा, इतना टीवी क्यों देखते हैं आप? सलीना के साथ थे या नहीं? नहीं बाबा, किसी के साथ नहीं था और मैं उसका बॉडीगार्ड नहीं हूँ। वो तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी, इसलिए बस।
गलत फहमी है ये। आप तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। दादा के चेहरे पर एकदम ही मायूसी उभरी थी। वो आगे बढ़कर सोफे पर आ बैठा। अच्छा बताओ, करीब से देखने पर कैसी लगती हैं वो? दादा एकदम ही पुरजोश होकर उसके पीछे आए थे। सरीना उनकी फेवरेट थी। वो सरीना के बहुत बड़े फ़ैन थे। ये बात क्यों भूल गई थी उसे? ठीक थी बस। झूठ मत बोलो। दादा ने खुफकी से उसे देखा। दादा, खुदा के लिए, रात के इस वक्त सलीना नामा नहीं सुनना चाहता मैं। वो शदीद बेजार हुआ था, लेकिन दादा को ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा। इन्हें बस सलीना के मुतालिक बात करनी थी। सलीना ने अपनी आखिरी ड्रामे से बहुत पसंद थी। इस ड्रामे में इसने एक फर्माबरदार बेटी का कमाल किरदार निभाया था। जब वो स्क्रीन से गायब हुई तो सबसे ज़्यादा उदास सरदार आलम ही थे। अब वो दोबारा नज़र आने लगी थी तो वो फूले नहीं समा रहे थे। दादा, वे खूबसूरत लड़की है। बस सुन लिया आपने, अब मुझे आराम करने दें। वो उठने ही लगा था कि सरदार ने उसे ज़बरदस्ती साथ बिठाया। वह जब से आंखें मीच कर बैठा। क्या तुम मुझे उसका ऑटोग्राफ लाकर दे सकते हो? वो आंखों में बच्चों किसी खुशी लिए उसे पूछ रहे थे। वो इन्हें लम्हे भर को देख कर रह गया। आप क्या हैं दादा? 5 ईयर ओल्ड? यासिर, मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। एक पराई लड़की के लिए अपने पोते को जायदाद से आग करने का कह रहे हैं। उसकी आंखों में एकदम सी खुफकी उभरी थी। सरदार आलम ने चेहरा फेर लिया। वो नाराज हो गए थे यकीनन। ओके, ला दूंगा ऑटोग्राफ, इसने हार मानते हुए कहा तो सरदार एकदम उसकी जानिब घूमे, फिर उसे गले लगाया। वो बेबसी से मुस्कुरा कर रह गया। दादी के बाद वो खासे हसास हो गए थे। इन्हें मना करना उसके लिए कठिन होता था। वो एक बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, इंडस्ट्री को उसकी कदर नहीं मालूम। जी बिल्कुल, प्यारी और बेवकूफ़। दादा ने उसे घूरा तो वो कंधे उचकाता उठ गया। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। जी, सब कुछ आपको जो पता है। इन दोनों का ब्लेम गेम चलता रहता था। मैं खाना खा कर आया हूँ, आप सो जाएं जाकर। तुम्हारी माँ आई थी। और वो जो आगे बढ़ने लगा अपनी जगह पर बर्फ सा हो गया। सरदार उसे ही चेहरा उठाए तक रहे थे। एक दफ़ा मिलकर बात कर लेने से क्या हो जाएगा यासिर? वो माँ है तुम्हारी बेटे, तुम बच्चे हो उसके, मोहब्बत करती है वो तुमसे। ऐसे मत करो, वक्त निकल जाएगा तो बहुत पछताओगे। दादा की नरम सी आवाज़ उभरी तो वो अपनी जगह से हिल नहीं सका। उसके हल्क में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। बेटे माओ को माफ़ कर देते हैं, और मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे का दिल बहुत बड़ा है। उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से आगे बढ़ आया। अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ते से बंद करता वो बेड तक चला आया। फिर यूं ही आड़ा तिरछा लेट गया। छत को तकता रहा। रात की इसी पहर सलीना भी बिस्तर पर दराज अपने कमरे की छत को तक रही थी। इन दोनों के नसीब में अच्छी माएँ नहीं आई थी, और खुद गर्ज माओं के औलादों को नींद हमेशा देर से आया करती है। उनकी नींद भी आंखों से कोसों दूर थी। रात गए तक अफरा का निकाह किया जा चुका था। मेहमान अपने घरों को रुखसत हो चुके थे। घर वाले दरमियाने हॉल में सोफों पर आमने सामने विराजमान थे। माहौल में तनाव बखूबी महसूस किया जा सकता था। मौजूद गुफ्तगू सलीना थी, और तोपों का रुख उसे यहाँ दावत देने वाला उमर की जानिब था, जिसका मूड सलीना के नाराज होकर जाने पर शदीद खराब नजर आ रहा था। इस लड़की को यहाँ दावत देने का क्या जवाब था उमर? तुम जानते हो, अब हमें इन माँ बेटी से कोई ताल्लुक नहीं रखना। पहले ही वो मुश्किल हमारे घर से बाहर निकली हैं। शहीद ने अपने सपोत को सख्त निगाहों से देखकर इस्तफसार किया। जवाबन उमर ने महज सर हिलाया। वो मेरी कज़न है। चाचू ने शादी की थी शगुफ्ता आंटी से। उनके माबेन कोई नाजायज़ ताल्लुक नहीं था। मैं सलीना को हमेशा अपने घर की दावतों में बुलाता रहूँगा, क्योंकि वो एक इंतहाई अच्छा दिल रखने वाली लड़की है। उसके जवाब पर शहीद की आंखों में मौजूद सख्ती गहरी हुई। उनके साथ ही सिंगल सोफे पर विराजमान मुराद अली ने भी सख्त नज़रों से उसे देखा। वो दोनों ढेर उम्र थे, और उनकी कनपट्टियों में चमकती सफ़ेदी उन्हें मज़ीद करख्त जाहिर करती थी। वो एक बदकिरदार लड़की है, बदबख्त। शहीद के फनकार ने उमर को अपनी कनपट्टियाँ सुलगती हुई महसूस हो रही थी। अच्छा, मुझे उनके बदकिरदार होने से कोई मसला नहीं है। जब तक वो एक अच्छा दिल रखेंगी, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त रहेंगी। आपने कभी इनको किसी गलत काम में मुलव्वस नहीं देखा अबू। टीवी पर भी वो कभी नज़ेबा रोल में नहीं आई हैं। आपने अपनी आंखों से भी कुछ नहीं देखा। आप सिर्फ लोगों की बातों पर कान धरे बैठे हैं। हर एक्ट्रेस का बदकिरदार होना लाजिम नहीं है। हर एक्ट्रेस का अपने शरीफ घरानों में ज़लील किया जाना दुरुस्त नहीं है। बोलते बोलते उसका सांस फूल गया। घर की औरतों ने उसे नापसंदीदा निगाहों से देखा था, जबकि घर के मर्द उसकी बेबाकी पर आतिशपा हुए थे। मुझे मज़ीद कोई बहस नहीं करनी। वो लड़की अब इस घर की किसी दावत में शरीक नहीं होगी। हमारा बड़े बड़े उलमा कराम के साथ उठना बैठना है। हम हर सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते, और ना ही जवाब। आइंदा वो मुझे इस घर में नज़र नहीं आए उमर। शहीद की तनबीह पर वो असर लिए बगैर उन्हें देखता रहा, अफसोस भरी नज़रों से। उलमा कराम तो दस्ते शफकत रखते हैं वाले इंसान होते हैं ना अब्बू। आपको किसी ने हक नहीं दिया सलीना को जज करने का। वो किस जहन्नुम में रह रही है, आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें हर गुनाह से बरी कर दें।
मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कम से कम आप उन्हें इंसान समझें। इंसान फरिश्ते नहीं हुआ करते, इंसान इंसान होते हैं। इनसे गलतियाँ हो सकती हैं, इन्हें माफ़ भी किया जा सकता है। आपके पास किसी भी इंसान को जलील करने का कोई हक नहीं अबू। उसकी आवाज़ में मौजूद तकलीफ महसूस करके लम्हे भर को सब खामोश हुए थे। उमर, अबू के साथ जुबान मत चलाओ, रहमान ने उसे झाड़ कर कहा तो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कभी कभी उसका अपने घर वालों के साथ दम घुटने लगता था। आपने कभी इन दोनों का उनको हक नहीं दिया। चाचू इनके लिए अपनी आखिरी वसीयत में खर्च बांध कर गए थे। वो चाचू की फैमिली है। चाचू ने इन दोनों से मोहब्बत की थी। क्या आपके उलमा कराम रिश्तेदारों के हकूक पर कोई दर्स नहीं दिया करते? लम्हे भर को हर जानिब सन्नाटा छा गया। शहीर और मुराद को सांप सूंघ गया था। जुबैदा ने उमर को कड़वी निगाहों से देखा। अब तुम हमें इस्लाम सिखाओगे लड़के? मुराद की करख्त आवाज़ पहली मर्तबा उभरी थी। उमर इसी भी खौफी से जज्बाती हुआ नहीं करता था। नहीं दाया अबू, वो तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं तो बस कह रहा हूँ कि जो रिश्तेदारों से कतई रहमी करते हैं, इन्हें जन्नत में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती। बकवास बंद करो अपनी। वो इस पर चिल्लाए थे। उमर यकदम बहुत हर्ट नजर आने लगा। मुझे कोई शिरकत नहीं करनी अफरा की शादी में। आपको अपना ये तकब्बुर से भरपूर मजहबी रवैया मुबारक हो। जो इंसान को इंसान न समझे, उनके पास कोई जवाज़ नहीं खुदा से मोहब्बत करने का। इनका खुदा से मोहब्बत का दावा इस रोए ज़मीन पर बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। इसके साथ ही वो पलट गया। उसका रुख दाखिली दरवाजे की जानिब था। तुम बैठो यहाँ, कहाँ जा रहे हो? पहले जवाब दो सारी बातों का। शहीर उसके पीछे दहाड़े, लेकिन वो नज़रअंदाज करता आगे बढ़ गया। सुनहरी बरकी कमकमे अब तक टमटमा रहे थे, लेकिन इनकी रोशनी में पहले से चमक न रही। इनकी ताजगी मान पड़ गई और हर जानिब घुटन सी फैल गई। अगली सुबह वो अंधेरे में उठा था। आंख खुली तो खुद को रात वाले अंदाज में बिस्तर पर सोया पाया। वो आंखें मलता उठ बैठा। अगले कई लम्हे में वो ताज़ा शावर लेने के बाद जीन्स और बटन शर्ट पहने कमरे से बाहर निकल रहा था। सफ़ेद शर्ट की आस्तीन कलाइयों तक बराबर करता वो छोटे से लाउंज में चला आया। यख लकड़ी पर नंगे पैर रखते वो लाउंज की अकबी दीवार गिराने में देखता गीले बालों को हाथ से पीछे झटक रहा था। इस पहर दादा अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते बाहर निकल रहे थे। सफ़ेद बेदाग से कमीज शलवार में मलबूस सफ़ेद बालों को सलीके से पीछे जमाए। इसे देखकर लम्हे भर को ठहरे। मस्जिद जा रहे हो? इसने इस बात में सर हिलाते हुए रुख उनकी जानिब फेरा। आप चल रहे हैं? हाँ। फिर वो दोनों दाखिली दरवाज़ा बूर करते बाहर निकल आए। घास के वसी किते पर वाक़या छोटा सा सफ़ेद महल सुबह की नीली रोशनी में नीला महसूस हो रहा था। दरवाजे के ऊपर रोशन सुनहरी कमकमे तले खड़ा दादा अब दरवाज़ा मुक़फ़ल कर रहे थे। फिर चाबी हाथ में लिए वो आगे बढ़ गए। वेट, क्या हम कार में मस्जिद नहीं चल रहे? इसने कार के पास ठहर कर पूछा तो दादा ने नफ़ी में सर हिलाया। इसने गहरा सांस लिया, फिर उनके पीछे हो लिया। क्या कभी आप मीत रफ्तारी नहीं कर सकते? उनके साथ मुनासिब रफ्तार चलते हुए उसने कहा तो सरदार ने उसकी जानिब मुस्कुरा कर देखा। वो दोनों पक्की सड़क पर मध्यम कदम उठाए नीली रोशनी में चल रहे थे। फजर का गहरा अंधेरा छुटता हुआ महसूस हो रहा था। सोंधी सी हवाओं से यासर के बाल माथे पर गिरा कर लहराए थे। तुम्हें इनकार करके बहुत मज़ा आता है, और ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम तो मेरी हर बात बिना चूचरा किए मान लेते हो। जब तक 100 दफ़ा इतराज़ ना कर लो तुम्हें सुकून नहीं आता। उनके कहने पर वो धीरे से मुस्कुराया था। जीन्स की जेबों में हाथ रसे वो सरदार की वजह से धीरे कदमों से चल रहा था। जितनी तेज़ आप चल रहे हैं ना, इस हिसाब से तो जमात तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए कार लेने का कह रहा था मैं, लेकिन मेरे यहाँ सुनता कौन है? यासिर इतराज़ पर इतराज़ ना करता, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। हाँ तो तुम मेरे साथ क्यों आए हो? जाओ जाकर अपनी गाड़ी में बैठो। मैंने सोचा बूढ़े दादा को कहाँ अकेला छोड़ सकता हूँ सड़क पर। वैसे भी फजर की इस पहर दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं। जैसे रोज़ तुम मेरे साथ मस्जिद जाते हो ना। दादा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। इसने तिरछी आंखों से उन्हें देखा खुफकी से। आप लड़ना चाहते हैं? मुझे कोई इतराज़ नहीं लड़ने पर। मस्जिद का गहरे नीले रंग से मजीन गुंबद अब हल्का सा नजर आने लगा था। गाँव के दाखिली हदूद में बहुत से किसान घर मौजूद थे। बहुत से लोग सड़क पर अब मस्जिद की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। मान लें कि आप बूढ़े हो चुके हैं, इसने मुस्कुराहट दबाकर उनकी जानिब झुकते हुए कहा। सरदार ने आंखें घुमाई थी। उसने ऐसी आंखें घुमाने पर वो मुश्किल हंसी रोकी। अभी अगर तुम्हारी दादी जिंदा होती ना तो कहती तुमसे कहीं ज़्यादा वजीह तो सरदार हैं यासिर। उनके सफ़ेद बालों के दरमियान मौजूद सुर्ख सफ़ेद चेहरा किस कदर बावकार लगता था। गौर से देखने पर बिल्कुल टॉम क्रूज जैसे लगते थे। दादी की बातें दोहराते हुए वो मुस्कुरा रहे थे, और इस दफ़ा यासिर ने इनकी मुबालगा राय पर उन्हें टोका नहीं था। दादी ने कहा था कि वो टॉम क्रूज हैं तो फिर वो हैं। टॉम क्रूज ने खुदकुशी कर लेनी है। मस्जिद के दरवाजे पर कदम रखते हुए बोला तो सरदार ने नाक से मक्खी उड़ाई। वो दोनों मस्जिद के सफ़ेद
ठंडे टाइल्स पर आगे बढ़ रहे थे। दादा अब गांव के लोगों से सलाम दुआ करते उनका हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगे। यासर जो कुछ लम्हात पहले तक मुस्कुरा रहा था अब संजीदा था। दुआ सलाम के अलावा इसने किसी से बात नहीं की थी। वो महदूद लोगों के साथ बेतकल्लुफ़ था, इन्हीं के साथ हंसता और बोलता था। बाकी सब अजनबी थे, इसे अजनबियों को अपना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फजर बीते वक्त गुजर चुका था। सफ़ेद महल की किचन से उटक पटक की आवाज़ आ रही थी। मगरबी तर्ज पर बने सफ़ेद किचन हर शय से साफ़ सुथरी थी। दादा दरमियानी गोल टेबल पर बैठे अंग्रेज़ी अखबार पढ़ रहे थे। वो अंग्रेज़ी अदब के काबिल कदर उस्ताद थे। कई सालों तक वो कैम्ब्रिज में पढ़ाते भी रहे थे। दादी के इंतकाल पर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। अब वो सारा दिन घर में किताबें पढ़ा करते या फिर मीसम के साथ ज़मीनों पर चले जाते। मीसम उनके घर का मुलाजम था। खाने से लेकर सफाई तक का हर काम उसके ज़िम्मे था। फ़िलहाल गांव में उसकी अम्मी बीमार थी, इसलिए वो छुट्टी पर गया था। यासिर ने नाश्ता बनाकर दरमियाने टेबल पर लगाया। ट्रेनिंग के दौरान वो शहर में अकेला रहा था, इसलिए खाने पकाने की अच्छी खासी मंच गई थी। आस्तीने कोहनियों तक मोड़े अब वो कप्स में चाय उंडेल रहा था। फिर ट्रे उठाए टेबल पर रखता कुर्सी खींचकर बैठा। अगर ऑटोग्राफ नहीं लाए तो घर मत आना, सरदार ने कुनुखियों से उसे देखते हुए ऐलान किया। हाथ में कांटा थामे वो चौंका। रात वाला वादा याद आया। वो जहनी तौर पर कराह गया था। दादा प्लीज़, इन्होंने अखबार बंद करके टेबल पर पटका। यासिर एकदम ही गड़बड़ाया। घर मत आना, जायदाद तो भूल ही जाओ। उसका चेहरा बिगड़ा बिगड़ा सा नजर आने लगा। सरदार अब रुगबत से नाश्ता करने लगे। अगर इसे बॉडीगार्ड बनकर बचाया है तो ऑटोग्राफ लेने में इतना क्या मसला है तुम्हें? इन्हें उसका इतराज़ वाकई समझ नहीं आया। यासिर ने गहरा सांस लिया। इसे सलीना का पिछला रवैया याद था। कैसे उसे ज़बरदस्ती अपना ऑटोग्राफ देने पर मिसर थी और इसने किस दृष्टि से मना किया था उसे। अब वो जाने किस मुंह से ऑटोग्राफ मांगेगा। आप ड्रामा किंग हैं तो सलीना ड्रामा क्वीन है। आप जानते हैं कि मुझे ड्रामों से सख्त नफरत है, इसने मुंह में आमलेट रखते हुए कहा। दादा मुस्कुराए। अपने और सलीना के दरमियान मुशाबत चाहे जैसी भी हो, इन्हें बहुत अजीज थी। हमें भी तुम्हारे जैसे उखड़े हुए खुश्क इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं। सेवेज दादा। इन्होंने गहरा सांस लिया और फिर नाश्ता करने लगे। इसका चलता हाथ यखलक ही रुक गया। चेहरा भी साख्ता ही संजीदा हो गया। अपनी माँ से एक बार मिल लेना बेटा। वो कहकर गई थी कि अगर तुम इसके बुलाने पर भी नहीं आए तो उसके पास 1000 तरीके हैं तुम्हें अपने पास बुलाने के। बेटा वो कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। उनकी फिक्रमंद सी आवाज़ पर उसने कांटा आहिस्ता से प्लेट में रख दिया। संजीदा से सुरमई आंखें उठाकर उन्हें देखा। दादा हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि इस बारे में बात नहीं करेंगे। यासिर मेरी बात भी नहीं मानोगे? उनकी प्यारी सी आंखें, वो जाने क्यों इनकार नहीं कर पाया। मेरे पास उनसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है दादा। वो कुछ भी कहेंगी तो मेरी ज़ुबान से हर्ट होना यकीनी सी बात है। मैं बस उन्हें हर्ट होने से बचा रहा हूँ। तुम्हें इससे क्या गिला है बेटा? माफ़ कर दो ना। औरतों को इतनी लंबी सजाएं नहीं दिया करते बच्चे। वो नाजुक होती हैं, इनके टूटने का ख़तरा ज़्यादा होता है। मर्द मजबूत होते हैं, उनके टूट जाने पर भी जुड़ने की उम्मीद वासिक होती है। उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट उभर आई। बाज़ दफ़ा टूटे हुए मर्द भी नहीं जुड़ पाते दादा, चाहे उम्मीद कितनी ही गहरी क्यों ना हो। औरतें मर्दों को तोड़ते हुए क्यों भूल जाती हैं कि मर्द होने से पहले वो इंसान है, और इंसान जब टूटते हैं तो जिन्स की कैसे आज़ाद होकर यकसा तकलीफ़ होती है। फ़र्क टूटने में नहीं होता, फ़र्क बस इतना होता है कि औरतें रोकर अपने टूटने का गम मना लेती हैं, और मर्द वो रोने से कबल सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर वो रोए तो जो लोग उन्हें देखकर ज़िंदा हैं वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, और सिर्फ इसीलिए मर्द कभी नहीं रोते। वो नॉर्मल सी आवाज़ में कहकर अपनी जगह से उठ गया। सरदार ने उसके अधूरे नाश्ते को दुख से देखा था। कुछ पल बाद अपना यूनिफॉर्म पहने कमरे से बाहर आया था। बालों को सलीके से पीछे जमाए, आंखों पर स्याह चश्मा लगाए, लाउंज में ठहरकर वह हाथ में घड़ी बांध रहा था। फिर दादा को खुदा हाफिज कहता बाहर निकल गया। सरदार ने बेसाख्ता उसके पीछे फारसी दुआएं पढ़कर फूंकी। फिर गहरा सांस भरते उठकर स्टडी की जानिब बढ़ गए। वो एजेंसी पहुंचा तो सुबह के वक्त भी खासी गहमा गहमी थी। दूसरी किसी भी जानिब तवज्जो दिए बगैर अंडरग्राउंड फ्लोर पर चलाया। अपने कैबिन की जानिब बढ़ते हुए उसने टीम मेट्स को सलाम किया, फिर कुर्सी खींचकर बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि शीशे के पार बनी राहदारी से गार्ड अंदर झांका। ये टीम सी का गार्ड जमाल था, जो हाल ही में अपॉइंट होकर आया था। यासिर आलम, आपको चीफ हनीफा अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। इसने सुनकर इस बात में सर हिलाया और फिर उठकर हनीफा के ऑफिस की जानिब चला गया। अंदर वो तेवरी चढ़ाए मशकूक नज़रों से चंद लम्हात देखते रहे। क्या मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था? इसे उनकी खामोशी से कुफत हुई तो कहकर पूछ लिया। हनीफा अच्छा वाले अंदाज में कुर्सी पर पीछे हो बैठे, फिर कमरे के दाएं जानिब बने दराज की तरफ इशारा किया। वहाँ से कुछ गायब है मिस्टर आलम। यासिर हिला तक नहीं, आंखें भी नहीं झपकी। वो इसी डटाई पर दाद दिए बगैर नहीं रह सके। क्या गायब है? स्याह हाई हील्स।
ओह, अफसोस हुआ। आपको इतना हसास सामान यूँ खुलेआम नहीं रखना चाहिए था। हाथ बांधकर सीधे चेहरे के साथ कहा था उसने। मैं तुम्हें इस स्टेटमेंट पर इस ऑफिस से बेदखल भी कर सकता हूँ। वो भी संजीदा थे। वो भी उतने ही संजीदा थे। एक तो सेलिना की वजह से सब जाने क्यों उसे बेदखल करने पर तुले हुए थे। पहले दादा, अब चीफ। दादा तो चीफ से भी 2 हाथ आगे थे। वो तो जायदाद से ही आग कर रहे थे उसे। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी माँ के बर्थडे पर दिए जाने वाली हील्स मेरे दराज में रख के भूल जाओगे। और उनके यकदम पकड़ लेने पर वो पहली दफ़ा बुरी तरह चौंका था। मामा की हील्स? ये बात उसने अपनी टीम से कही थी और ये बात यहाँ तक पहुँच गई थी। चीफ हनीफा के ऑफिस के पार दरवाजे से कान लगाकर बातें सुनते वो तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनसे गड़बड़ हो गई थी। अंदर खड़े यासिर ने गहरा सांस लिया। अब बातें घुमाने से कोई फाका नहीं होगा। हील्स मैंने ही निकाली थी। बिल्कुल, सीसीटीवी में तुम वाज़ेह तौर पर हील्स लेकर भागते हुए नजर आ रहे हो। क्या तुम फुटेज हज़फ करना भूल गए थे? वो हैरान थे। मुझे याद था, डिलीट करना ज़रूरी नहीं लगा। क्यों चाहिए थी हील्स? हनीफा ने सीधे होते हुए हम सवाल किया था उससे। सेलिना की हील्स टूट गई थी। तुम उसे अपने जूते दे सकते थे, लेकिन फिर मैं हील्स नहीं पहन सकता था। दरवाजे के पार मौजूद शेर और जार की दबी दबी हंसी गूंजी। बहुत से गार्ड भी अब कि उनके साथ रुकने लगे। यासिर और हनीफा की बाहमी गुफ्तगू हमेशा बहुत मज़े की हुआ करती थी। तुम दूसरों की परवाह नहीं करते, जाने देते उसे नंगे पैर। वो इस दफ़ा जैसे कुछ बोल नहीं सका। इन्होंने बगौर उसका चेहरा देखा था। खैर, क्या हील्स उसे पूरी आ गई थी? अगले ही पल वो सरसरी सा बोले तो यासिर ने सर हिलाया। जी बिल्कुल, ऐसे जैसे वो इन्हीं के लिए ली गई थी। उसके जवाब पर जाने क्यों इन्होंने खुश्क होते हलक के साथ थूक निकला। जा सकते हो तुम, और आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में दाखिले की इजाज़त दिए जाने पर नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। गज़ब खुदा का, एक सीनियर गार्ड का रवैया इतना गैर सीनियर। वो बड़बड़ा रहे थे। यासिर पलट आया। जो ही दरवाज़ा खोला तो वो तीनों कान लगाए हुए थे। अंदर गिरते गिरते बचे। उसे देखकर शेर और जार ज़बरदस्ती मुस्कुराए। सहार ने तो उसकी भी जहमत नहीं की थी। तुम तीनों क्यों हो आखिर मेरी ज़िंदगी में? इसने दांत पीस कर कहा और इन्हें घूरता हुआ बाहर चलाया। वो तीनों उसके पीछे आए। क्या आप सेलिना से मिले थे? शेर ने मुतजस्सिस होकर पूछा तो वो यकदम पलटा। एक तो उसके पास मौजूद हर मर्द सेलिना का फ़ैन क्यों था आखिर? वो डरकर 2 कदम पीछे हटा। उसने उंगली उठाकर उसे दिखाई। इस औरत के बारे में बात मत करना मेरे सामने। इसने घूरकर तनबी की थी। शेर ने डरकर जोर से सर हिलाया। सेलिना के मुतालिक जो भी बात करेगा अब जबड़े पर मुक्का खाएगा यकीनन उससे। वो ऑफिस में दाखिल हुआ और बुरे मूड के साथ कुर्सी खींचकर बैठा था। इन तीनों ने एक दूसरे को एक साथ देखा। अब इससे बात करने का मतलब एक सीरियस पंच का सा मुंह करने का दावत देना था। वो तीनों ही ऐसी दावत से घबराया करते थे। वो आज फिर से स्याह लिबास जेबतन किए एजेंसी चली आई। सिल्क का स्याह खूबसूरत लिबास जो उसके टुकड़ों से ज़रा ऊंचा था। गले में मौजूद सफ़ेद नाजुक सा चौकर और एक कलाई में बारीक सा ब्रेसलेट। कानों में टॉप्स पहने, शहद रंग बालों को एक तरफ डाले, वो बारीक स्याह हिल्स में तमाश से चलती ऑफिस के जानिब बढ़ रही थी। जूलिया अपनी सेक्रेटरी के साथ मुखालिफ सिमत बने ऑफिस की तरफ जा रही थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में चौंक कर ठहरी। शहनाज भी उसे रुकता देख बेसाख्ता रुकी थी। स्याह मफलर जो यासिर उस दिन उसे मना करने पर भी अपने साथ ले गया था, वो पलटी, फिर से तेज़ी से आगे बढ़ी और सेलिना को आवाज़ देकर रुका। एक्सक्यूज़ मी। वो नज़ाकत से पलटी थी। उसे देखकर सवालिया ब्रुचकाया। जी, ये मफलर आपका है? वो उसके सवाल पर जज्बज हुई थी। फिर सर नफ़ी में हिलाकर गले में मौजूद चौकर पर पहने मफलर को उतारा। हल्का सा मुस्कुराई। वो एक्ट्रेस थी। ये गार्ड ने मुझे दिया था। फ़ैन था मेरा, मैंने सोचा रख लेती हूँ। तो जूलिया एंडरसन के कदमों तले ज़मीन लम्हे भर को हिल सी गई। यासिर आलम सेलिना मजहर का फ़ैन था। इसे अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। सलीन ने ना समझी से उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। क्या कोई इशू है? वो इससे पहले कि कुछ समझ पाती जूलिया आगे बढ़ी और उसके हाथ से मफलर खींचा। वो उसकी हरकत पर शशदर रह गई। शहनाज भी चौंक सी गई। इसने कहा वो तुम्हारा फ़ैन है। उसकी मजाक उड़ाती नज़रें सलीन को बहुत बुरी लगी। जी, क्या वो मेरा फ़ैन नहीं हो सकता? I mean, इतनी चीप चीज़ें पसंद तो नहीं करता वो। उसका अंदाज़ बहुत बुरा था। चीप किसको कहा आपने? अपने आप को देखा है? ऐसे मफलर खींचती हुई अब ज़्यादा चीप लग रही हैं। इसने भी इसी तेज़ी के साथ उसके हाथ से मफलर खींचा था। जूलिया को उसकी जुर्रत पर जैसे यकीन नहीं आया। उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से दोबारा मफलर खींचा और फिर उसे मुस्कुरा कर देखा। अब यह फैसला आपका फ़ैन बॉय ही करेगा कि उसने ये आपको खुद दिया था या नहीं। इसके साथ वो तेज़ी से पलटकर ग्राउंड जाती लिफ्ट की जानिब बढ़ी। सेलिना भी उसी के साथ उसके पीछे आई थी, लेकिन लिफ्ट बंद हो चुकी। इसने बटन दबाया। जवाब ने डांट। उफ, एक तो यहाँ के लिफ्ट के ऑफिशियल कार्ड
वो तेजी से जीनो की जानिब भागी थी। अगले कई लम्हात में जूलिया यासिर के सर पर खड़ी थी। उसके हाथ में स्याह मफलर भी था। फ्लोर पर काम करते तमाम गार्ड्स यासिर के कैबिन के दरवाजे पर खड़े थे और तमाशा बस शुरू ही होने वाला था। आज से पहले कोई एक्ट्रेस यूं ही नहीं नीचे आई थी। ये पहली दफ़ा था, इसलिए सबकी दिलचस्पी का मरकज़ था। ये मफलर तुमने दिया इस एक्ट्रेस को? हाउ डेयर यू? वो उस पर गुर्राई। इस पर सलीना हामती कामती जीनो का दरवाज़ा खोलकर फ्लोर पर आई थी। इसे देखते ही गार्ड्स के दरमियान शोर सा मच गया। किसी ने उसे देखकर ब्यूटी क्वीन का नारा भी लगाया। कोई कहता नहीं था, लेकिन इन सब के गार्ड के दिलों पर राज करती थी। सलीना मजहर आ रही हैं। किसी ने चीफ हनीफा को तला कर दी थी। वो हैरत ज़दा अपने ऑफिस से उठाए। कैबिन के बाहर लगा रश उसे देखते ही छट गया। वो सब दरमियान से हटे। स्याह बारीक हील की टिक टिक के साथ वो अंदर दाखिल हुई। कंधे पर पड़े बाल पीछे झटके तो शेर हसन को दिल का दौरा पड़ते पड़ते रह गया। आह, वो सलीना थी, ये जिसके पास ऑफिशियल कार्ड तक नहीं। तुमने ये उसे मफलर दिया था, मुझ पर उसे फोकियत दी। सलीना पर एक नाक दाना निगाह डालकर बोलते जूलिया ने अच्छा नहीं किया था। स्याह लिबास में लड़की आगे बढ़ी और उसके हाथ से मफलर जोर से खींचा। उसकी जुर्रत पर पीछे से गार्ड की दबी दबी हो की आवाज़ भी आई थी। मैंने कहा ना, ये गार्ड मेरा फ़ैन है। फैंस अपने आर्टिस्ट को तो हाइप दे सकते हैं मिस जूलिया। वो दोनों यासिर के सर पर खड़ी लड़ रही थी और वो बंद लबों के साथ सामने देखता हुआ बिल्कुल खामोश बैठा था। उसका फैसला ये करेगा। बताओ, तुम उसके फ़ैन हो या नहीं? जूलिया जब से बंद लबों के साथ बैठे यासिर की जानी पलटी। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। एक तरफ हाथ बांधकर खड़ी सलीना पर निगाह डाली और फिर जूलिया को देखा। ये मैंने ही नहीं दिया था। इसके कहने पर पीछे गार्ड्स ने एकदम से सराहा था। ओए होए, व्हाट? तुमने मेरे बजाय इसे मफलर दिया? ये एक मफलर है, कानून का ख़जाना नहीं जिस पर इतना सीन क्रिएट किया जाए। सलीना ने अब्रू तान कर कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतने चीप हो सकते हो। इस फ्लॉप एक्ट्रेस में देखा क्या तुमने? और ये हद थी। स्याह सिल्क के लिबास पर लड़की आगे बढ़ी और इसने जो किया वो कभी फरामोश ना किया जाने वाला था। इसने जूलिया एंडरसन को बालों से पकड़ा और अब वो इसके बाल छोड़ने पर राजी नहीं थी। द बेच सलीना। बहुत बकवास हो गई। जूलिया ने भी उसके बाल पकड़े थे और अगले ही पल अब सारे गार्ड्स उन्हें छुड़ाने के लिए आगे भागे थे। यासिर ने इन दोनों को अलग करना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। वो दो लड़े हुए लड़कों को तो अलग कर सकता था, लेकिन दो लड़ती हुई लड़कियों को अलग करना उसके बस की बात नहीं थी। मैं तुम्हारे सारे बाल निकाल दूंगी, गंजी जूलिया। वो दांत कुचकुचाती पूरी कुव्वत से उसके बाल खींचती हुई बोली। इसने भी जवाबन उसके बालों को जोर से खींचा था। यकदम ही फ्लोर पर शोर हंगामा सा मच गया। लड़ाई पूरे जोरों शोर से जारी थी। ही इज़ माइन, जूलिया चलाई तो सलीना ने गर्दन झटकी। इन योर ड्रीम्स। ये सब हो क्या रहा है आखिर? और ये हद थी। चीफ की आवाज़ पर सब कुछ पल भर के लिए साकित हो गया। गार्ड्स दरमियान से हटे। सामने का मंजर वाज़िया हुआ। सलीना ने जूलिया को बालों से पकड़ा हुआ था और जूलिया ने भी उसकी बालों की मुट्ठी में जकड़ रखा था। चीफ हनीफा की आंखें हैरत से खुल सी गईं। ये आप दोनों क्या कर रही हैं? चीफ अंकल, लड़ाई पहले इसने शुरू की थी। सलीना की गुस्सीली आवाज़ भरी तो गार्ड्स के दबे दबे कह के गूंजे, ओह गॉड, चीफ अंकल। यासिर एक जाने बेबसी से खड़ा दो लड़कियों को अपने लिए लड़ता हुआ देख रहा था। आज तो चीफ उसे वक्तन ऑफिस से बेदखल करने वाले थे। जूलिया, आप ऊपर जाएं। और इसी पल जूलिया ने नफरत से उसके बालों को झटका। झटके से बाल छोड़ने पर उसकी कराह भी साख्ता थी। वो दांत कुचकुचाकर उसे मारने आगे बढ़ी तो दरमियान में यासिर आ गया। उसकी खौफजदा कर देने वाली आंखें देखकर वो सचमुच में ठहर गई थी। जूलिया के ऊपर जाते ही गार्ड्स ने एकदम तालियां बजाई। द फाइटर सलीना, ब्यूटी क्वीन सलीना। वो बिखरे बाल, एक नाक से निकलते खून और एक हील पहने बेख्तियार खुश हो गई थी। उसकी दूसरी हील लड़ाई में खुलकर उतर गई थी। कुछ लम्हात बाद वो यासिर के कैबिन में उसी की कुर्सी पर विराजमान थी। नाक में एक रुई भी अटका रखी थी और गार्ड उसके पीछे घूमते अपनी खिदमात पेश कर रहे थे। वो मुस्कुराकर सबका शुक्रिया अदा कर रही थी। शेर ने उसकी एक हील उठाकर पैरों में रखी तो वो मुस्कुराई, फिर उसका शुक्रिया अदा किया। आप तो लड़ते हुए भी खूबसूरत लग रही थी, इसने मोहब्बत पाश लहजे में कहा तो वो हंसती। चीफ हनीफा इसी पल इनके कैबिन में दाखिल हुए तो सब गार्ड पीछे हो गए। आप सब बाहर जाएं, मुझे सलीना से कुछ बात करनी है। उनके हुक्म पर सब बाहर की जानिब बढ़ गए। वो इन्हें शहद रंग सवाली आंखों से तक रही थी। इन्होंने कुर्सी खींची, फिर उसके सामने बैठे। आप जीनों से उतर कर क्यों आई हैं सलीना? मुझे कोई ऑफिशियल कार्ड ही नहीं देता, इसने बच्चों की तरह कहा तो हनीफा का दिल लम्हे भर को पिघल सा गया। वो उठे, अपने ऑफिस की जानिब बढ़े, फिर वहाँ से एक कार्ड उठाकर वापस आए। उसके सामने हाथ बढ़ाया तो वो कार्ड देकर चौंकी, फिर सीधी हो बैठी। ये किसका है? मेरा। वो हैरान हुई थी। आप अपना कार्ड मुझे क्यों दे रहे हैं? इसने कार्ड लेते हुए पूछा।
आजकल एजेंसी के हालात कुछ ठीक नहीं, जीनों से चढ़ना उतरना सेफ नहीं है, ये आप कार्ड रख लो। उनकी आवाज़ शफीक थी या मजाद। सलीना की आंखों में जाने क्यों आंसू उमड़ आए। थैंक यू सो मच चीफ अंकल, अब आप लिफ्ट से ऊपर जाएंगी। इन्होंने रुककर याद दहानी करवाई तो उसने सर इस बात में हिलाया, फिर कुछ याद आने पर चूंकि वो गार्ड भी यही कह रहा था कि सीढ़ियाँ सेफ नहीं हैं। क्या वाकई कुछ हो रहा है एजेंसी में? बाहर की जानिब बढ़ते चीफ हनीफा ने गहरा सांस लिया, फिर उसकी जानिब पलटे। हम आपकी हिफाजत के लिए हैं, आप परेशान ना हो। और फिर आगे बढ़ गए। वो गोल्डन कार्ड को हर जाविये से ऊंचा नीचा करके देख रही थी। सलीना मजहर बहुत खुश थी। इस पल ऑफिस में यासिर दाखिल हुआ। वो उसे देखकर सीधी हो बैठी। वो कुछ भी कहे बगैर आगे बढ़ा। एक राइटिंग पैड उठाकर उसके सामने पटका तो वो खौफजदा हुई से देखने लगी। वो जारहाना से अंदाज में टेबल पर रखा कलम उठाया, उसकी जानिब बढ़ा। ऑटोग्राफ दें। ऐसे कौन ऑटोग्राफ मांगता है? इसने कहा तो यासिर ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। इसने जल्दी से पेन उठाकर उसे ऑटोग्राफ दे दिया। सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ा। मैं अभी कुछ भी नहीं सुनना चाहता, आप जाएं यहाँ से। वो थक कर कहता हुआ पीछे हटा तो वो उठ खड़ी हुई। लड़ाई हो गई थी, लेकिन यासिर का मफलर उसी के पास था। हैरत की बात थी कि उसने सरीना से वो मफलर मांगा भी नहीं था। वो उठकर आगे बढ़ी और फिर दरवाज़ा खोला। लम्हे भर को ठहर कर उसे देखा। गार्ड जी, थैंक यू सो मच। फिर तेज़ी से बाहर निकल गई। पीछे यासिर हैरान सा खड़ा रह गया। यू आर मोस्ट वेलकम, इसने सर हिलाते हुए ऑफिस की बिखरी हालत देखकर आहिस्ता से कहा। व्यूवर्स, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? तो जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।